सरकारी नौकरी में आपको हिस्सेदारी नहीं दी जा रही है। मोदी साहब प्रधानमंत्री हैं और ओबीसी का दावा करते हैं कि ओबीसी हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा उन्होंने दिया कि हम कास्ट सेंसस नहीं करा सकते हैं। जिस देश में कि लोग कह रहे हैं कि जाति से गिनती करने से जातिवाद बढ़ेगा, तो जातिवाद बगैर गिनती किए हुए नहीं बढ़ा हुआ है क्या? जो उत्पीड़न हो रहे हैं, हकमारी हो रही, किसकी हकमारी हो रही? तो हम लोग सबसे पहले इस समर्थन में कि जाति की जनगणना हो और उसके हिसाब से ये हमारा प्रतिनिधित्व हो हर क्षेत्र में, चाहे मीडिया हो, जुडिशरी हो, एग्जीक्यूटिव हो, चाहे संसाधन हो, उसमें सुनिश्चित किया जाए। मैं आज जिस बात पे चर्चा करने जा रहा हूँ, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है इस देश की 90% आबादी को लेकर। और इस देश की 90% आबादी के बारे में जैसा कि अभी प्रोफेसर रतन लाल जी ने बताया कि इस देश में ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ रहने वाले लोग किस समुदाय से बिलोंग करते हैं, और इसके लिए जाति जनगणना की बात इन्होंने कही। अब इसी को लेकर के हम आगे चलते हैं। हमारा जो मुद्दा है, जिस विषय पे आज हम आपके बीच में चर्चा करेंगे, जो बात हम रखेंगे, वह है मीडिया में हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए, मीडिया में रिजर्वेशन होना चाहिए। तो आप अंत तक इस वीडियो को देखिएगा और मैं आपको बताऊंगा कि मीडिया में रिजर्वेशन ज़रूरी क्यों है, इसकी आवश्यकता क्यों ऐसी आन पड़ी है कि मीडिया में रिजर्वेशन होनी चाहिए। नंबर 1, अगर मीडिया में रिजर्वेशन होता है तो वो कौन से लोग हैं जिनको इस देश में, कौन सा समुदाय है जिसको लाभ मिलेगा, क्या उनको लाभ मिलेगा? जैसे आप देखोगे सरकारी नौकरियों में आप देखेंगे कि जो लोग एक पर्टिकुलर समुदाय से बिलोंग करते हैं उनको डायरेक्टर, मैनेजर और चेयरमैन, वाइस चांसलर बनने नहीं दिया जाता है इस देश में। उन लोगों के बारे में हम बात करेंगे। उन लोगों को लाभ मिलेगा जब मीडिया में रिजर्वेशन आएगा, जिन लोगों को सरकारी व्यवस्थाओं में उनकी जाति के जनसंख्या के आधार पर जिनको हिस्सेदारी नहीं मिल रही है, उन लोगों के बारे में आपको मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से जब मीडिया में आरक्षण होगा तो उन सारे लोगों को, जो गरीब हैं, कमज़ोर हैं, मजबूर हैं, लाचार हैं, ये सारे लोगों को लाभ किस प्रकार से मिलेगा, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि आरक्षण जो है, आरक्षण क्या है और क्या आरक्षण सिर्फ भारत में हम लोग मांग रहे हैं या दुनिया के वो देश जो आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक एवं अन्य सभी क्षेत्रों में विकसित देश हैं, क्या उन देशों में भी आरक्षण जैसी कोई चीज़ होती है? इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। तो देखिए, आरक्षण जो है वो समाज के, जिस देश में जो हर समुदाय के लोग रहते हैं, उन सारे समुदाय के लोग का सरकारी व्यवस्था में उनकी हिस्सेदारी हो, उससे फ़ायदा ये होता है कि पूरा देश एकत्रित और संगठित होकर फिर अपने देश की विकास के लिए कार्य करता है और वो देश विकसित देश बन सकता है। जैसे उदाहरण के रूप में मैं आपको अमेरिका की बात करता हूँ, यूएसए की बात करता हूँ। यूएसए में आप देखेंगे कि 1950-60 में 50 से 60 के 1950 और 60 के बीच में किंग मार्टिन लूथर जूनियर, उन्होंने इस देश में आरक्षण के लिए आप कह सकें या सहभागिता के लिए उन्होंने वहाँ पे लड़ाइयाँ शुरू की और 10 साल तक ये लड़ाई चली। 1963 में जाके किंग मार्टिन लूथर ने वाशिंगटन में अपना चलो वाशिंगटन करके एक यात्रा शुरू किया और उसमें उन्होंने कहा, वी ऑल्सो हैव अ ड्रीम, हम लोगों के भी अपने सपने हैं और उसे हम साकार करना चाहते हैं, जो बहुत ही पूरी दुनिया में मशहूर हुआ। तो देखिए, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के लड़ाई से वहाँ पे एक लाभ लोगों को मिला। वहाँ पे लाभ ये मिला कि जब आप इस व्यवस्था को देखेंगे तो लाभ ये मिला कि बाद में अफर्मेटिव एक्शन के नाम पे अमेरिका में आरक्षण दिया गया। और आरक्षण जब दिया गया तो उसमें अमेरिका में रहने वाले सारे समुदाय, चाहे वो हिस्पैनिक अमेरिकन हो, चाहे वो एशियन अमेरिकन हो, चाहे वो अफ्रीकन अमेरिकन हो, सारे समुदाय, चाहे वहाँ के नेटिव अमेरिकन हो, सारे समुदाय के लोगों को जितने भी सरकारी ठेका थी, उन सरकारी ठेका में अफर्मेटिव एक्शन के माध्यम से हिस्सेदारी की बात की गई। और यहाँ तक कहा गया कि जिन कंपनियों की जो
1 साल का ट्रांजैक्शन है, अगर वो 50 लाख रुपया से ज़्यादा है तो उन कंपनियों को अफर्मेटिव एक्शन के माध्यम से उन लोगों को पूरा डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा, तभी कोई भी सरकारी ठेका उन लोगों को मिल पाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ के रहने वाले अलग अलग समुदाय के लोग सरकारी पैसे से जो ठेकेदारी दी जा रही थी उसमें उन लोगों को हिस्सेदारी दी गई। नतीजा ये हुआ कि वहाँ पे रहने वाले हर वर्ग के लोग अब अमेरिका को अपना मानते हैं और मिल करके सब लोग जब आज उसका विकास करते हैं तो आप जानते होंगे कि अमेरिका दुनिया का आज के तारीख में सबसे मजबूत और ताकतवर देश बना। अब आपको कहोगे कि भाई वो तो बड़े लोग थे, उन्होंने किया, तो हम साधारण लोग हैं, हम क्या कर सकते हैं? तो मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, आप साधारण लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। वहाँ एक मैडम पार्कर हुआ करती थी। मैडम पार्कर, उस समय एक कानून हुआ करता था अमेरिका में कि वहाँ पे जितने भी बसेस चलते थे वो सारे बसेस अमेरिकन्स के होते थे, यानी वाइट्स के होते थे। तो वहाँ पे व्यवस्था ये थी कि जितने भी ब्लैक थे, अगर कोई भी वाइट आ गया तो उनको सीट छोड़ करके खड़ा होना पड़ता था और उसके बाद वो जो है वाइट बैठ के जाएगा और अमेरिकन जो है वहाँ पे खड़ा हो करके वाइट जो है वो बैठ के चलेगा और बाकी मूल के जो लोग थे उन लोगों को बस में खड़ा होके चलना पड़ेगा। तो वहाँ पे मैडम पार्कर एक साधारण सी महिला थी, उन्होंने कहा कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। और पता है ये कानून था, ये कानून बना हुआ था कि वाइट आएगा तो बस आपको खड़ा होना पड़ेगा। मैडम पार्कर जो एक साधारण सी महिला थी उसने रेसिस्ट किया और उसके बाद कहा कि नहीं, मैं नहीं खड़ा होंगी। तो उस समय तो मैडम पार्कर को जेल जाना पड़ा और बहुत सारी समस्याएं या प्रताड़ना उनको झेलनी पड़ी। लेकिन बाद में वहाँ के जो लोग थे, वहाँ के अलग अलग मूल के लोग थे, उन लोगों ने तय कर लिया कि अब कुछ भी हो जाए हम इनके बस में नहीं चलेंगे। तो आपको मालूम है मात्र 13 से 14% जो हैं वहाँ वाइट लोग रहते हैं, उन लोगों की बसें बाद में खाली चलने लग गई। तो उनको साल भर के अंदर समझ में आ गया कि ये तो बड़ा मुश्किल है, अगर ब्लैक लोग हमारे बस में नहीं चलेंगे या बाहरी मूल के लोग नहीं चलेंगे तब तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तब उन्होंने, आपको पता है, वहाँ के कोर्ट ने उस कानून को इलीगल करार कर दिया गया, असंवैधानिक करार दिया और बाद में फिर सारे लोग जिसको जहाँ पे सीट मिल जाए बस में वो लोग बैठना शुरू कर दिए। तो मेरे कहने का मतलब ये बात मैंने सिर्फ आपको इसलिए बताया कि एक आम आदमी भी अगर चाहे तो भारत में भी अगर मीडिया में वो आरक्षण को लेकर के आता है तो अब इसके लाभ मैं बताता हूँ। देखिए मीडिया है क्या। आज से पहले पुराने ज़माने में 90s के पहले आप देखोगे तो मीडिया सिर्फ 2 तरीके के होते थे। एक तो होता था टेलीविज़न वाला जो सरकारी मीडिया था, और उसके बाद जो होता था रेडियो के माध्यम से जन जन तक आपकी आवाज़ें या बातें पहुंचा करती थी। उसके बाद जो दूसरा मीडिया का जो पहले प्रकार था वो पता है क्या है? आप सुन के आश्चर्यचकित हो जाओगे। ये मंदिर में बैठे जो पुजारी हैं, जो आजकल प्रवक्ता बने हुए हैं, अलग अलग धर्मों पे प्रवक्ता जो बन के, वो लोग भी मैसेंजर का काम करते थे, एक प्रकार का मीडिया का वो लोग काम करते थे। तो आप देखोगे कि 90s के बाद में भारत में प्राइवेट मीडिया आना शुरू हो गया। तो अब आप कहोगे कि भाई आप प्राइवेट मीडिया में आरक्षण की बात कैसे करते हो, वो तो किसी एक पर्टिकुलर आदमी का है, उसने पैसा लगाया है और उसका आमदनी वो खा रहा है। तो आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो प्राइवेट मीडिया है भारत में, आपको मालूम होना चाहिए कि लगभग 1 लाख करोड़ से ज़्यादा उनको एडवर्टीजमेंट के माध्यम से मदद किया जाता है। एक साल में कितना? 1 लाख करोड़ रुपया। 1 लाख करोड़ रुपया बहुत बड़ा बजट होता है। आपके समझने के लिए मैं बता दूं कि इस देश के किसान जितने भी आज लोन लिए हुए हैं बैंकों से, लगभग 1 लाख करोड़ों में सारे किसानों का लोन माफ़ हो सकता था। तो इतना बड़ा अमाउंट है जो आज के तारीख में मीडिया को दिया जाता है एडवर्टीजमेंट के नाम पर। और ये जो पैसा सरकार देती है, वो पैसा आप जो हज़ारों लोग यहाँ पे बैठे हैं, ये आप लोगों का पैसा है। जब आप सुबह में माचिस का तिल्ली खरीदते हो, चाय खरीदते हो, चाय पत्ती खरीदते हो, ये सब के माध्यम से जो आप टैक्स देते हो, यही पैसा सरकार के पास जब जाती है तो उसको वो अलग अलग तरीके से खर्च करता है। तो जो 1 लाख करोड़ रुपया है वो आपका रुपया है और आपका रुपया सरकार के पास जाता है और सरकार फिर उस पैसे को इन मीडिया को एडवर्टीजमेंट के नाम पे खर्च करता है। तो हम कहते हैं ये मेरा पैसा है, सरकार कहाँ खर्च करेगी, कैसे खर्च करेगी, ये हम तय करेंगे और उसका अब लाभ मैं आपको बताता हूँ। देखिए अब होता क्या है कि
आज के तारीख में जो आपकी समस्याएं हैं, जब मैं आप कहता हूं तो इस देश की जो 90% आबादी है SC ST OBC के लोगों को मैं उनकी बात करता हूं। इनकी जो समस्याएं हैं, इनकी जो ज़रूरतें हैं, वो जन जन तक कैसे पहुंचेगा, उसके बारे में उनको अवेयरनेस कैसे होगी, उनके अधिकारों के बारे में उनको जानकारी कैसे मिलेगी, ये कौन कर सकता है। क्योंकि इस देश में 150 करोड़ के आसपास, 140 कहते हैं, मैं इन जनरल बोल रहा हूँ, 140 करोड़ के लगभग की आबादी जो है वो रहती है। और अगर कोई मैं बात करूं कि सरकारी नौकरी में आपको हिस्सेदारी नहीं दी जा रही है, ये बात कैसे पहुंचेगी। तो मीडिया एकमात्र साधन है जो जन जन तक पहुंचने का काम करता है। और जब सरकारी नौकरी में हिस्सेदारी नहीं मिल रही है और ये बात आपको जानकारी इस देश के लोगों को जब नहीं होगी, तो कैसे आपको उसका अधिकार मिल पाएगा। उसके प्रति आप जागरूक नहीं होगे तो आप अपना मांग नहीं रख पाएंगे, और जब मांग नहीं रख पाएंगे तो सरकार उसके बारे में कोई कानून या कोई व्यवस्था लेकर के नहीं आ रही। ये मैं उदाहरण के तरह आपको समझाने का कोशिश किया। तो तब मैं आपको बताता हूं कि ये बहुत ज़रूरी है कि इस देश के लोग अपने हक और अधिकार के बारे में जानें, और जानने का जो माध्यम बन सकता है वो है मीडिया। दूसरा, 1 लाख करोड़ की बात मैंने की। जो दूसरी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जब ये बड़े बड़े मीडिया हाउस बनते हैं तो उनको सरकार रिवेटेड रेट पे उनको ज़मीनें देती है अपना वो पूरा खोलने के लिए, पूरी व्यवस्था के लिए। तो ये भी पैसा सरकार का है जो ज़मीनें उनको दी जा रही है। तो जिस प्रकार से अन्य व्यवस्थाओं में जो सरकारी पैसा है, उस सरकारी पैसे के इस्तेमाल में अगर ये व्यवस्था बनाई जाए कि हमारा आरक्षण, अब मीडिया में आरक्षण कहाँ कहाँ मिलना चाहिए, ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। मीडिया में उन पदों पर तो आरक्षण बहुत ज़रूरी है जो पद मैनेजरियल होता है, जो पद ये डिसाइड करता है। जैसे आपने सुना होगा कि एडिटर होता है मीडिया में, एडिटर तय करता है कि क्या बोली जाएगी, क्या सुनी जाएगी और क्या चलाया जाएगा। तो एडिटर के पद पर या जो इम्पोर्टेंट जो पद हैं, मैनेजरियल जो पोस्ट हैं, उन पदों पर जो है इसको ज़रूर करना चाहिए रिजर्वेशन। और रिजर्वेशन आबादी के अनुसार करनी चाहिए। जो 90% हमारी है आबादी है, इस आबादी के हिसाब से हर डिपार्टमेंट मीडिया में, हर भाग में हमको 90% अधिकार चाहिए। तो अब कहोगे कि ये कैसे संभव है। तो इसके लिए एक बहुत आसान तरीका है। चूँकि वो जो लाखों करोड़ रुपया मीडिया को जाता है, वो मीडिया कम से कम उनको ये कहा जा सकता है कि अब आप इसको जो है उन्हीं लोगों को ये पैसा दिया जाएगा एडवर्टीजमेंट के लिए जो हिस्सेदारी की बात करे, और जो अपने हिस्सेदारी की बात करे, और जो लोग 90% व्यवस्था में 90% हिस्सेदारी SC ST OBC को देगा, उन्हीं को सरकारी एडवर्टीजमेंट दिया जाएगा। और जो लोग नहीं देंगे उनको सरकार और लोग दोनों बाइकआउट करेंगे। अगर इस प्रकार की व्यवस्था बनाई जाए कि उन्हीं प्राइवेट एजेंसियों को या मीडिया को दिया जाएगा ये एडवर्टीजमेंट, जो प्राइवेट मीडिया और एजेंसी अपनी व्यवस्था में जिस प्रकार से विदेशों में, अमेरिका में जो लोग पूरा डिटेल्स देते हैं कि यहाँ पे अफर्मेटिव एक्शन का पूरा व्यवस्था लागू किया जा रहा है, उसी प्रकार से भारत में अगर मीडिया में कहे कि जो 90% अधिकार जिन लोगों को नौकरी और रोजगार देने वाली जो मीडिया कंपनियां हैं, उन्हीं को एडवर्टीजमेंट का पैसा मिलेगा, बाकी दूसरे लोगों को नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे आरक्षण को जो है वो लागू किया जा सकता है। और जब आरक्षण लागू होगा तो इस देश का 90% जो आबादी है उसकी हिस्सेदारी होगी, उसको जानकारी होगी अलग अलग विभागों के बारे में, और उसके बाद इस देश की जो वास्तविक विकास है वो संभव है। क्योंकि इस देश का जब 90% लोग अपने हक और अधिकार के बारे में जानकारी ले लेंगे। जी नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। बहुत दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं और एक खास प्रायोजन के साथ इस प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है WT के बैनर पर। अभी एक कैंपेन चल रहा है और राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हैं, और कल से एक कैंपेन शुरू हुआ है गिनती करो। उस कैंपेन का हम लोग समर्थन करते हैं। उसके समर्थन में है कि गिनती हमारी करो। जाति जनगणना का सवाल सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, और मैं थोड़ा सा इतिहास भी बताना चाहूँगा कि ये कैसे महत्वपूर्ण बना। सबसे पहले कास्ट को लेकर 1911 में कास्ट को इंक्लूड किया गया था, और 1932 तक 5 करोड़ अस्पृश्यों के संदर्भ में डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है कि हर कमीशन ने 5 करोड़ अस्पृश्यों की आबादी आंकी थी। उस समय तक किसी ने कोई उसका विरोध नहीं किया था, लेकिन 1932 में पहला विरोध हो रहा है, इसलिए कि उस समय राजनीतिक प्रतिनिधित्व का सवाल था कि जितनी संख्या अस्पृश्यों की बढ़ेगी
उतना उनका प्रतिनिधित्व बढ़ेगा राजनीति में। उसके बाद वहाँ से विरोध शुरू हुआ, बहुत ही गंभीरता, बहुत भयानक तरीके से। और जो लोग आज जाति जनगणना का विरोध कर रहे हैं, उन्हीं के पूर्वज जाति जनगणना का विरोध 1911 में भी कर रहे थे, 1921 में भी कर रहे थे, 1931 में भी कर रहे थे। मोदी साहब प्रधानमंत्री हैं और ओबीसी का दावा करते हैं कि ओबीसी हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा उन्होंने दिया कि हम कास्ट सेंसस नहीं करा सकते हैं। जिस देश में आप कितना कार्बोहाइड्रेट, कितना प्रोटीन लेते हैं, कितना दाल खाते हैं, कितना अनाज खाते हैं, जब सबका आंकड़ा सरकार के पास है, तो जातियों को गिनती करने में क्या दिक्कत है? कि लोग कह रहे हैं कि जाति से गिनती करने से जातिवाद बढ़ेगा, तो जातिवाद बगैर गिनती किए हुए नहीं बढ़ा हुआ है क्या? जो उत्पीड़न हो रहे हैं, हकमारी हो रही, किसकी हकमारी हो रही? तो हम लोग सबसे पहले इस समर्थन में कि जाति की जनगणना हो और उसके हिसाब से ये हमारा प्रतिनिधित्व हर क्षेत्र में, चाहे मीडिया हो, जुडिशरी हो, एग्जीक्यूटिव हो, चाहे संसाधन हो, उसमें सुनिश्चित किया जाए। अभी मोदी साहब जम्मू कश्मीर में थे और उन्होंने कहा कि 370 हटने के बाद अब जम्मू कश्मीर सांसें ले रहा है। और जिस समय 370 हटाया गया था, उस समय ये कहा गया था कि यहाँ पे अब दलितों का सुनिश्चित होगा, उनके अधिकार सुनिश्चित होगा। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि 1928 में जम्मू हाई कोर्ट बना, वहाँ पर आज तक एक भी शेड्यूल कास्ट, एक भी शेड्यूल ट्राइब, एक भी ओबीसी जम्मू कश्मीर जो हाई कोर्ट है वहाँ पे नहीं है। ये क्यों इसलिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आंकड़े स्पष्ट होना चाहिए। जब जाति जनगणना करेंगे तब ये पता लगेगा कि आखिर देश की जो पूरे संसाधन पे किसका कब्जा है, कौन जाति का है, कितने संसाधन किसके पास हैं, किसके पास नहीं है। और किसी भी नेशन के प्रोग्रेस के लिए ज़रूरी होता है कि उसके पास मकूल आंकड़े हो। तो हम लोग इसके समर्थन में है कि जाति जनगणना हो। दूसरी, चुनाव आ रहा है, हमारा कुछ डिमांड है जो कि आप पीछे देख रहे होंगे, हमारे कई साथी इस पर अपना विचार रखेंगे कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी इन अपने घोषणा पत्र में इन मांगों का समर्थन करेगा, हम उसका समर्थन करेंगे कि कास्ट सेंसस है, प्रतिनिधित्व है, संसाधन में हिस्सेदारी है, मीडिया में हिस्सेदारी है और तमाम जो संस्थान हैं उसमें SC ST OBC की भागीदारी सुनिश्चित हो। इसी संदर्भ में आज यहाँ प्रेस वार्ता है, हमारे साथ कई साथी हैं, बलराज साहब हैं, बजिंदर भाई हैं, तमाम साथी हैं। इस सिलसिले में आपको विस्तार से बताएंगे। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।